नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग बात कर रहे हैं आरपीसी सेकेंड ग्रेड जीके के अंतर्गत विश्व के भूगोल की। और विश्व के भूगोल में आज हम बात करने वाले हैं महाद्वीप और महासागरों की विशेषताओं के बारे में, और जिसको लेके 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम महाद्वीप और महासागरों का अध्ययन करते हैं, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, तो हमें सबसे पहले उनके वितरण को समझना जरूरी है। और हम पहले वितरण को लेके बात करेंगे, उसके बाद क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करें हम कि पूरी जो पृथ्वी है, यह जो हमारी पृथ्वी है, जो कि प्रारंभ में एक क्या थी, आग का गर्म गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, और जब ठंडी हुई तो इस पर दो भाग का निर्माण हुआ, जिसे हम एक को पेंजिया या स्थल मंडल के रूप में जानते हैं, और दूसरा पैथालासा, जिसे हम जल मंडल के रूप में जानते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, यह 29.2% है, जबकि जल मंडल 70.8%। यानी कि यह लगभग 29% है और यह लगभग 71% है, यदि हम राउंड फिगर में बात करें। अब इसमें जो स्थल मंडल है, इसे 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी कि जो पेंजिया था, जो स्थल मंडल, जो पूरे पृथ्वी का लगभग 29% था, उसे 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया। इसी प्रकार जो जल मंडल, जो कि पूरे पृथ्वी का लगभग 71% है, इसे 4 महासागरों में विभाजित किया गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर,
हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। आज हम महासागर और उनकी विशेषताओं के बारे में यानी कि जलमंडल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए, हमें महासागर और उनकी विशेषताओं के संबंध में क्या पूछा जाता है। सामान्यतः महासागर की विशेषता पूछी जाती है। महासागर में कौन से गर्त हैं, कौन से सागर जुड़े हुए हैं, कौन सी जल संधियां उनमें हैं जिन्हें जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त लाया जाता है, और साथ ही उनमें कौन कौन से कटक हैं। इनके बारे में विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर हम लोग अध्ययन करने वाले। हालांकि महासागरीय धाराएं भी पूछी जाती है, लेकिन महासागरीय धाराओं को हम अलग से अध्ययन करेंगे। हम आज केवल महासागर और उनमें क्या विशेषताएं हैं उनकी बात करने वाले। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से सबसे उथला महासागर है। ए आर्कटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। देखिए, उथला महासागर का अर्थ है उथला महासागर का अर्थ है कम गहरा। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? अब देखिए, यदि हम बात करें प्रशांत महासागर, तो इसका सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। अटलांटिक महासागर की बात करें, प्यूर्टो रिको गर्त, जो कि लगभग 8,385 मीटर गहरा है। और यदि हिंद महासागर की बात करें तो इसका सुंडा गर्त, जो कि 7,045 मीटर गहरा है। अब इन चारों में यदि हम कंपेयर करें तो सबसे कम गहरा जो है वह कौन सा है? आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे उथला महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। एक तो क्लियर होगा। अब आर्कटिक महासागर को लेके और क्या पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना, यह उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह सबसे छोटा, यानी कि 4 महासागरों में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आर्कटिक। और इसके बाद यह सबसे लंबा, यानी कि चारों महासागरों में सबसे लंबा, यह उत्तरी ध्रुव के सारे सबसे लंबा और क्षेत्रफल में सबसे छोटा महासागर। और यहां पर जो है एक हिमाद्री नामक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, यह भी ध्यान रखना। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, वह हिमाद्री इसी आर्कटिक महासागर में स्थित है। यानी कि
भारत के 4 मुख्य अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें से 3 दक्षिणी ध्रुव के समीप अंटार्कटिका महाद्वीप में है और एक उत्तरी ध्रुव के समीप आर्कटिक महासागर में है, तो वह हिमाद्री। यदि हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, जिसमें दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है और एक वेधशाला है इंद्राक। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा आर्कटिक महासागर में, तो हिमाद्री आर्कटिक महासागर में स्थित, यानी उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्लियर हो गया। अब यहां से ध्यान रखना, यदि पूछा जाए सबसे गहरा, तो सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, जो कि फिलीपींस द्वीप समूह के निकट स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्लियर हो गया। इसी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे गहरा गर्त है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त, और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है वह है सुंडा गर्त। क्लियर। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ए डियोगर्शियो, बी सेशल्स, सी मेडागास्कर, डी पपुआ न्यू गिनी। अब देखिए समझना, यदि हम बात करें हिंद महासागर की, हिंद महासागर जिसे हम अर्ध महासागर के रूप में जानते हैं, और एकमात्र महासागर जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर किया गया। अब इसमें कौन कौन से द्वीप हैं? तो यदि हम द्वीपों की बात करें तो सबसे पहले हम भारत से शुरुआत करते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हिंद महासागर की सीमांत सागर और खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद है लक्षद्वीप समूह जो कि हिंद महासागर के सीमांत सागर अरब सागर में स्थित है। इसके अलावा है मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है, मेडागास्कर है, पेम्बा, जिंजीबार है, डियागो गार्सिया है, रेन्यून है, सुमात्रा है। ये जो प्रमुख द्वीप है यह सभी हिंद महासागर में स्थित है। अब देखिए डियो गार्सिया जो कि यूएसए का एक सैन्य अड्डा है, यह हिंद महासागर में। सेशल्स यह एक अफ्रीकी द्वीपीय देश है, यह भी हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर यह भी अफ्रीकी द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर में। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी। पपुआ न्यू गिनी जो है यह प्रशांत महासागर का द्वीप है, यह ध्यान रखना। किसका है?
प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी ओसेनिया का भाग है। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की पपुआ न्यू गिनी यात्रा, और इसीलिए पूछा जा सकता है कि यह कहां पर। अब ध्यान रखना, यह ऑस्ट्रेलिया से एक जल संधि से अलग होता है जिसे कहा जाता है टोरस। यह पूछा जा सकता है कि टोरस जल संधि किसे अलग करती है, तो यह पापुआ न्यू गिनी को किससे ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। यानी कि यह जल संधि आराफुरा और कोरल सागर के मध्य है। किसके मध्य है? यह आराफुरा और कोरल सागर को जोड़ती है, पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। और ये इसलिए पूछे जाने की संभावना है क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी की यहां पर यात्रा रही है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है? ए बेरिंग जल संधि, बी जिब्राल्टर जल संधि, यह बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बॉब अल मुंडेब जल संधि, डी बॉस जल संधि। अब समझना, आंसुओं का द्वार, आंसुओं का द्वार जो है यह किसे कहा जाता है? जैसे बॉब अल मुंडेव जल संधि को कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? सी। अब यह जल संधि कहां है? तो यह जल संधि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य, यानी कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। एशिया का देश है वह है यमन देश है, और अफ्रीकी देश है जिसका नाम है जिबूती। यह यमन और जिबूती देशों को क्या करती है? अलग करती है। लेकिन यह किसको जोड़ती है? तो देखिए, यह बॉब अल मुंडेब जो है लाल सागर को ओमान की खाड़ी से यह क्या करती है? जोड़ती है, और एशिया को अफ्रीका से क्या करती है? अलग करती है। और यह ध्यान रखना, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यह क्लियर। चला आगे। अब देखिए, बात आती है बेरिंग जल संधि। यह जो जल संधि है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि यह एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। एशिया का
साइबेरियाई रूस, साइबेरियाई रूस और उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का है, जो कि यूएसए का भाग है, इसको अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। और यह जो है, यह अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप का स्पेन को क्या करती है, अलग करती है। जबकि यह ही जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और इसके बाद आती है बॉस जल संधि। तो देखिए, बॉस जल संधि की हम बात करते हैं तो बॉस जल संधि यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है, जो कि तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। तो इस तरह से यह प्रमुख जल संधियां हमें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दो सागर या महासागर के मध्य नहीं है? ए पनामा नहर, बी कील नहर, सी स्वेज नहर, डी वेलेंड नहर। अब देखिए एक एक को लेके बात करते हैं। पनामा नहर, यहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य, यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर कैरेबियन सागर को जोड़ती है। कील नहर यहां उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य। स्वेज नहर यहां भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य। लेकिन यदि हम बात करें वेलेंड नहर की, तो वेलेंड नहर जो है यह इरी झील और ओंटारिया झील के मध्य है। इसका सही उत्तर है वह है डी, कि जो दो सागर या महासागर के मध्य नहीं। इसी प्रकार एक और नहर है जिसका नाम है सुपीरियर नहर। सू नहर, जो कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के मध्य, यह दोनों, यह भी
यूएसए और कनाडा में है। यहां भी यूएसए, कनाडा। उत्तरी अमेरिका में, जिन्हें हम ग्रेट लेक्स या फिंगर लेक्स के नाम से जानते हैं, उन लेक्स के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय क्षेत्र नहीं है? ए बेरिंग सागर, बी सारागोसा सागर, सी लेब्राडोर सागर, डी अरल सागर। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले बेरिंग सागर। बेरिंग सागर जो है यह प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है, यह ध्यान रखना। प्रशांत महासागर का सीमांत सागर। सारागोसा सागर यह समुद्री घास का क्षेत्र है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। लेब्राडोर सागर यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है और अरल सागर यह हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी सारागोसा सागर। यह सागरीय क्षेत्र नहीं है, यह सागर में समुद्री घास का मैदान है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर। और यह जो क्षेत्र है यह मत्स्य संग्रहण केंद्र भी है, यानी कि यह मत्स्य संग्रहण केंद्र है जिसमें डागर बैंक है, जॉर्जेज बैंक है, जो विश्व के प्रमुख कह सकते हैं मत्स्य संग्रहण केंद्र जो है वह इसी सारागोसा सागर में स्थित है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तटीय सीमा वाला महासागर है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। अब सर्वाधिक जो तटीय सीमा है, सर्वाधिक तटीय सीमा यह अटलांटिक महासागर की है। किसकी है? अटलांटिक महासागर जो है यह सर्वाधिक तटीय सीमा वाला महासागर। यदि महाद्वीप पूछा जाता है तो हम लिखते हैं यूरोप महाद्वीप। महाद्वीप कौन सा होगा? यूरोप महाद्वीप। और यदि देश पूछा जाता है तो वह कौन सा है? कनाडा, जो कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। अब एक और ध्यान रखना, प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा और त्रिभुजाकार महासागर है। अटलांटिक महासागर, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे गहरा,
सर्वाधिक तटीय सीमा और साथ ही अंग्रेजी के एस वर्ण के समान है। हिंद महासागर की बात करें तो यह तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे गहरा और अर्ध महासागर है। और आर्कटिक की बात करें तो सबसे छोटा, कम गहरा और सबसे लंबा महासागर है। तो इस तरह से महासागरों के संदर्भ में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो वह इन्हीं में से पूछा जाता है, विशेष रूप से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर की एक और सबसे बड़ी विशेषता है, वह है बरमूडा त्रिभुज। यह भी ध्यान रखना, बरमूडा त्रिभुज। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा टाइटैनिक हादसे के बारे में, कि टाइटैनिक हादसे के दौरान या टाइटैनिक जो हादसा हुआ उसके मलबे को देखने के लिए हाल ही में जो है कुछ यात्री गए और पुनः लौटकर नहीं आए। और इसीलिए जो टाइटैनिक हादसा जो हुआ था वह किस महासागर से संबंधित है, तो ध्यान रखना टाइटैनिक हादसा टाइटैनिक हादसा का जो संबंध है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में लैब्राडोर की ठंडी जलधारा टाइटैनिक हादसे का उत्तरदायी कारण माना जाती है। और इसीलिए हाल ही में समाचार पत्रों में यह क्षेत्र चर्चा का विषय रहा है। इसी कारण अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वह आपको क्लियर होने चाहिए। चलें आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से टेलीग्राफ के पठार का संबंध है? ए, उत्तरी प्रशांत महासागर, बी, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सी, दक्षिणी हिंद महासागर, डी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अब देखिए टेलीग्राफ का जो पठार है यह एक समुद्री या महासागरीय कटक है। और यह कहां स्थित है? तो टेलीग्राफ का पठार यह ग्रीनलैंड के निकट उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका सही उत्तर है वह है डी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और यह जो है यह एक महासागरीय कटक है, यह ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब ग्रीनलैंड जो है यह
अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भी ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ग्रीनलैंड, और अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब भी उत्तर क्या आएगा ग्रीनलैंड, जो कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है, जबकि यहां पर डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है। क्लियर। अब देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर में है एल्बेस्ट्रॉस का पठार। एल्बेस्ट्रॉस का जो पठार है यह भी एक क्या है, महासागरीय कटक है, यह ध्यान रखना। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाते हैं तो वहां पर है चैलेंजर कटक, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसलिए ध्यान रखना कि टेलीग्राफ का जो पठार है यह एक पठार नहीं है, यह एक महासागरीय कटक, यानी कि समुद्र के अंतर्गत जो है पहाड़ियों की श्रृंखला होती है, या महासागरों के भीतर पहाड़ियों की श्रृंखला क्या कहलाती है, कटक। एकाकी पहाड़ी तो गौट कहलाती है, लेकिन पहाड़ियों की श्रृंखला जो है, जिसे हम धरातल पर श्रेणी कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं, उसे ही महासागरीय क्षेत्र में हम कटक के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से इंग्लैंड फ्रांस को अलग करती है। ए डेविस जल संधि, बी मलक्का जल संधि, सी डोवर जल संधि, डी सुंडा जल संधि। अब देखिए समझना, डेविस जल संधि की बात करते हैं। डेविस जल संधि यह ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। मलक्का जल संधि यह मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। डोवर जल संधि यह इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, और सुंडा जल संधि यह सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से क्या करती है, अलग करती है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सी डोवर जल संधि, जो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यानी इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। यह विशेष रूप से पूछे जाते हैं। यह संधियां जल संधियों में सेलेक्टेड जो जल संधियां है, जिसमें बेरिंग जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, डेविस जल संधि है, मलक्का है, डोवर है, सुंडा है, टॉरस है, बॉस, या एक कुक जल संधि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यह भी ध्यान रखना कुक जल संधि यह न्यूजीलैंड के मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से डायमैंटिना गर्त का संबंध है। ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। अब देखिए गर्त, गर्त का मतलब होता है गहरा क्षेत्र। महासागरों में जो सबसे गहरा क्षेत्र होता है उसे गर्त कहा जाता है। कैसे, देखिए समझना।
यहां तो है धरातल, और यहां है महासागरीय क्षेत्र। अब महासागरीय क्षेत्र में जो उच्चावच मिलते हैं वह आपको इस तरह से मिलेंगे। यहां उच्चावच मिलते हैं। देखिए कौन कौन से उच्चावच हैं। एक तो यह उच्चावच आपको यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यह समतल मैदान के रूप में मिलेगा, यह एकाकी पहाड़ी के रूप में मिलेगा, यह पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में मिलेगा, यह गर्त के रूप में मिलेगा, और यह द्वीप के रूप में मिलेगा। इस तरह से महासागरीय क्षेत्र में कुछ उच्चावच मिलते हैं, जिनमें इसे हम कहते हैं द्वीप, इसे कहा जाता है गर्त, इसे कहा जाता है कटक, इसे कहा जाता है गौट, इसे कहा जाता है यहां। हालांकि यहां महासागरीय निमग्न, महाद्वीपीय निमग्न तट और महाद्वीपीय निमग्न ढाल के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन महासागरीय क्षेत्र में इनके बारे में पूछा। अब आता है डायमैंटिना गर्त। अब यदि हम एक एक को लेके लें, सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की बात करें तो इसमें जो है वह है मेरियाना ट्रेंच, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, 11,022 मीटर। कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको प्लूटो रिको गर्त मिलेगा, और दूसरा है रोमेश गर्त मिलेगा। हिंद महासागर में जाते हैं तो सुंडा गर्त मिलेगा, और डायमैंटिना गर्त मिलेगा। अब देखिए इसका जो निम्नलिखित में से डायमैंटिना गर्त का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, हिंद महासागर। अब प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। लेकिन अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है वह है प्लूटो रिको, और हिंद महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वह है सुंडा गर्त। तो यहां भी हमें क्लियर होना चाहिए कि किस महासागर का गर्त सबसे गहरा है और कौन सा गर्त किस महासागर में स्थित है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से डॉल्फिन कटक को चैलेंजर कटक से अलग करता है? ए, मेरियाना गर्त, बी, रोमेंस गर्त, सी, प्लूटो रिको गर्त, डी, सुंडा गर्त। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक का संबंध किससे है। तो जो डॉल्फिन कटक, यहां जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, इसमें भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है यह कहलाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और दक्षिण का भाग है वह कहलाता है दक्षिणी
अटलांटिक महासागर। अब जो डॉल्फिन कटक है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। डॉल्फिन कटक। और जो चैलेंजर कटक है वह ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक कौन से महासागर में, महासागर पूछा जाता है तो अटलांटिक महासागर, और उत्तरी अटलांटिक में डॉल्फिन है, दक्षिण अटलांटिक में चैलेंजर। और इन दोनों के बीच में एक जो गर्त बना हुआ है, जो एक गर्त है, इस गर्त को कहा जाता है रोमेस गर्त। क्या कहा जाता है? रोमेस गर्त, जो कि भूमध्य रेखा के निकट है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, रोमेस गर्त। अब मेरियाना जो गर्त है यह कहां पर है? प्रशांत महासागर में फिलीपींस के निकट स्थित है। प्यूर्टो रिको गर्त यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और सुंडा गर्त यह हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का भाग है, इन दोनों के मध्य है सुंडा गर्त, जो कि किस देश में है? इंडोनेशिया में स्थित है। तो क्लियर हो चुका होगा कि कटक को लेके किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग नहीं है। ए, विविल थॉमस कटक, बी, टेलीग्राफ का पठार, सी, डॉल्फिन कटक, डी, वॉल्विस कटक। अब यहां पे समझने की कोशिश करना कि जो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस वर्ण का इस प्रकार से महासागर है, इसे हम क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। और भूमध्य रेखा जो यहां है, जो कि इस महासागर को दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग कहलाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी भाग कहलाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या क्या मिलेगा? तो यहां पर आपको मिलेगा टेलीग्राफ का पठार, यहां पर आपको मिलेगा विविल थॉमसन कटक, यहां पर आपको मिलेगा
डॉल्फिन कटक, यहां पर आपको मिलेगा चैलेंजर कटक और यहां पर आपको मिलेगा वॉल्विस कटक। इस तरह से आपको मिलेगा। अब आप बता सकते हैं विविल थॉम्सन यहां उत्तरी अटलांटिक में है, टेलीग्राफ का पठार यहां भी उत्तरी अटलांटिक में है और डॉल्फिन कटक यहां भी उत्तरी अटलांटिक में। सही उत्तर है डी, वॉल्विस कटक यहां दक्षिणी अटलांटिक में है। चैलेंजर कटक और वॉल्विस कटक। और डॉल्फिन और चैलेंजर के बीच में यहां पर एक गर्त है, इसे कहा जाता है रोमेश गर्त कहते हैं। और यहां पर जो है यहां है प्यूर्टो गर्त। तो यह ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ें तो आपने यदि मानचित्र से अच्छे से समझ रखा है तो आपको स्थिति के आधार पर यदि कभी प्रश्न पूछे तो गलत नहीं होगा। और मैंने स्थिति के आधार पर जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जो क्षेत्र चर्चित रहा है उसको लेके जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे पपुआ न्यू गिनी का बन सकता है, इसी तरह से बॉस जल संधि का बन सकता है, क्योंकि अभी बॉस शब्द काफी चर्चित रहा है, आपने देखा भी होगा, चाहे वह सिडनी के रूप में देखा होगा, पपुआ न्यू गिनी के रूप में देखा होगा। तो बॉस जल संधि भी पूछी जा सकती है, क्योंकि बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर भी है। तो ये जो शब्द जो चर्चित है, इसी तरह से टाइटैनिक हादसे के लिए जो भी अभी हाल ही में जो यात्रियों का बारे में चर्चित रहा है काफी क्षेत्र से, तो ये जो क्षेत्र हैं यही ज्योग्राफी में प्रश्न होते हैं। और इसीलिए जितने भी प्रश्न हमें विश्व के संदर्भ में पूछे जाते हैं तो ये ध्यान रखना, विश्व में जितने भी चर्चित क्षेत्र हैं उनको मुख्य रूप से ज्योग्राफी से जोड़ के ही पूछा जाता है। तो कोशिश की है मैंने कि किस तरह से करंट के आधार पर महासागरीय और उनकी विशेषताओं को पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे हम महाद्वीपों की विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कि आप में से कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमें राजस्थान भूगोल पढ़ना है, कौन सा कोर्स परचेज करें, कैसे। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं कि एलएम ज्योग्राफी के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग कोर्स को जो है अपने ऐप में लॉन्च किए हैं, जिसमें जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं, विशेष रूप से पटवारी है, ग्राम सेवक है, कृषि पर्यवेक्षक है, पशुधन सहायक है, एएन है, जेएन है या महिला सुपरवाइजर है, जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए हमने एक ही कोर्स लॉन्च किया है, ताकि एक बार विद्यार्थी कोर्स को पढ़ ले तो सभी जितने भी टॉपिक उनके अंतर्गत पूछे जाने वाले हैं तो उनकी तैयारी साथ साथ हो जाए। तो उसके लिए हमने राजस्थान भूगोल फॉर ऑल कंपटीशन शुरू किया है। उसके बाद आरएस प्री के लिए विशेष रूप से आरएस प्री जो कि संभावित डेट हमें सितंबर अक्टूबर में है, तो उसको आधार बनाते हुए राजस्थान भूगोल का हमने जो है आरएस प्री के अकॉर्डिंग एक कोर्स लॉन्च किया है, जो 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी राजस्थान ज्योग्राफी। इसके बाद फर्स्ट ग्रेड जीके के अंतर्गत जो राजस्थान ज्योग्राफी का वर्तमान में सबसे ज्यादा वेटेज बढ़ रहा है, पहले 5 क्वेश्चन थे लेकिन अब 5 से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो कहीं न कहीं राजस्थान भूगोल के जो है वैलिड राजस्थान भूगोल की जो एग्जाम में इंपॉर्टेंस है उसको आधार बनाते हुए हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एक स्पेशल राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 15 अगस्त तक कंप्लीट होगा। इसके साथ हमने रीट फर्स्ट लेवल और रीट सेकंड लेवल के लिए भी राजस्थान भूगोल का कोर्स लॉन्च किया, और इसको लेके विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा असमंजस है कि सर रीट लेवल फर्स्ट या सेकंड में इसमें आप क्या पढ़ाएंगे, पात्रता को पढ़ाएंगे या मुख्य परीक्षा को पढ़ाएंगे। तो मैं क्लियर कर देता हूं, इन दोनों में रीट फर्स्ट लेवल और रीट सेकंड लेवल में पात्रता परीक्षा में जो राजस्थान का भूगोल है वह भी पढ़ाऊंगा और जो मुख्य परीक्षा में वह भी पढ़ाऊंगा। यानी कि राजस्थान भूगोल दोनों एग्जाम्स में जितने टॉपिक है वह पूरे इसमें पढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ हमने एक और राजस्थान सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक का भी हमने
ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च किया है। तो आप राजस्थान भूगोल को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं और वर्तमान के नए जिलों के अनुसार पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से परिवर्तन हुआ है, किस तरह से परिवर्तन हो सकता है, कहां कहां परिवर्तन होगा, कहां परिवर्तन नहीं होगा, वर्तमान संदर्भ के आधार पर इस राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास जो है कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें डेली 1 या 2 जो है क्लासें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। पहले आरएस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वह करवाया जाएगा, उसके बाद शेष जो टॉपिक रहेंगे वह पढ़ाए जाएंगे और आरएस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक है ये तो आपके 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम शेष टॉपिक करवाएंगे, जो कि जिसकी अवधि हमने 3 से 4 महीने रखी है कि हो सकता है राजस्थान का नया मैप आ जाए और उसमें कुछ बदलाव हो तो हम उस बदलाव के अनुसार भी क्लासें अपलोड कर सकें। तो इसीलिए हमने यह राजस्थान भूगोल को लेके कोर्स लॉन्च किए और आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो फर्स्ट ग्रेड के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है और एक सेकेंड ग्रेड वालों के लिए, कई कह रहे हैं कि सर सेकेंड ग्रेड के लिए कोर्स शो नहीं हो रहा है, तो देखिए सेकेंड ग्रेड के लिए हमने राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का एक ही कोर्स लॉन्च किया है, जो कि आरपीसी सेकेंड ग्रेड पेपर फर्स्ट जीके के नाम से है। तो उसी में राजस्थान, भारत और विश्व के भूगोल का संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार क्लासें अवेलेबल होगी। ये था आज का हमारा सेशन। इसी तरह से हम आगे यानी एग्जाम तक आपके साथ हैं। कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्जाम तक पढ़ाइए, विस्तार से पढ़ाइए। देखिए, विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जितना पूछा जा सकता है, जितना पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं करंट से जोड़कर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और निश्चित रूप से आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे और जिसका आप उत्तर आराम से दे पाएंगे। और मेरी अपेक्षा है कि आप लोग जो पेपर होने वाला है सेकेंड ग्रेड का, तो उसमें आप अच्छे से पेपर को देवें, अच्छे से तैयारी के साथ दें, ज़्यादा नहीं पढ़ें, जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से समझें, जो भी फैक्ट पूछे जाने लायक हैं उनको अच्छे से याद करें और अपनी तैयारी को निरंतर रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।